जय हिंद एवरीवन। आपका एक बार फिर स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। और अब हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर को। और वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या टॉपिक यूपीएससी के रेलिवेंट है। तो हमने आज हमारा जो मेन टॉपिक जो हमने पाया द हिंदू में रेलिवेंट है यूपीएससी के लिए, कुछ एक दो टॉपिक, दो तीन टॉपिक रिपीट है, लेकिन रिवीजन भी जरूरी है। बाय दैट वी विल डू द रिपीटेड रिवीजन। तो हमारे दिमाग में वो बैठ ही जाएगा कि यूपीएससी में देखते ही हम बढ़िया टिक मारेंगे, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं। तो थोड़ा सा चीज़ें रिपीट होगी। और यूपीएससी का डिमांड भी है कि अगर आपको मेंस में भी लिखना है तो चीज़ें, चार पांच चीज़ें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो वो रिपीटेशन से होगा। एक ही चीज़ को आप कई बार पढ़ते हैं तो वो बैठ जाता है। तो इसीलिए हम कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट लगेंगी और बार बार न्यूज़ में होगा, थोड़ा थोड़ा हम बीच बीच में रिपीट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पहला हम लोग जो न्यूज़ लेंगे वो रिफॉर्म लेड टू द इंडिया सक्सेस इन द स्पोर्ट्स। मोदी जी ने बताया है, तमिलनाडु में उनका एक मीटिंग था, स्पीच दिया है, तो उन्होंने क्या क्या बोला है कि रिफॉर्म किया है वो हम पॉइंट में लिखने के काम में आएंगे अगर कभी स्पोर्ट्स गवर्नेंस पे क्वेश्चन आता है। फिर चंद्रयान के बारे में है। चंद्रयान ने अभी कुछ जो नासा के साथ कोलैबोरेट था, वो जो ऑर्बिटर था वहाँ से हमने रेज भेजा। हमारा जो वहाँ पे लैंडर है वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आया है। तो हमने प्रिसाइज जो टारगेटिंग का है वो हमने एकम्प्लिश किया है। तो वो पढ़ेंगे, सिंपल चंद्रयान 3 का पार्ट है। फिर हम आंध्र प्रदेश ने सेकंड कास्ट सेंसस स्टार्ट किया है। तो एक दो पॉइंट वहाँ पे है कि कास्ट सेंसस का क्या यूज है। जब आपको आंसर लिखना होगा तो यूज और प्रॉस कॉन्स दोनों लिखेंगे, तो इसका हम यूज करेंगे। फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल चल रहा है, अपने होम मिनिस्टर वहाँ पे लीड कर रहे हैं। तो उसमें कुछ उन्होंने बताया है, वो भी हम यूज करेंगे जब इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट में आएगा। ये जीएस पेपर 3 का इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, डेवलपमेंट सब कनेक्टेड है। तो जीएस पेपर 3 में इसका है इंटरनल सिक्योरिटी। जयशंकर, आपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इस समय युगांडा में है। नैम का मीटिंग चल रहा है और युगांडा का जो कैपिटल है वहाँ पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है, हम उसको यूज करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, नाम के रिस्पेक्ट में अपना आंसर लिखना हो तो। फिर जीएस पेपर 2 इंटरनल सिक्योरिटी का ये पार्ट है। फिर इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर द व्हाट्सअप। ठीक है, ये भी थोड़ा साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पे थ्रेट है, जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये सीनियर एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, ये सब लोग क्या होते हैं थोड़ा सा हम जानेंगे। जीएस पेपर पॉलिटी में इसको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज भी हुए हैं, तो वो भी देखेंगे कि मेथड क्या है। ब्रीफ में एक रिवीजन टाइप का हम देखेंगे। इंडिया फ्रांस रिलेशन अब हम देखेंगे, क्योंकि फ्रांस के जो प्राइमरी प्रेसिडेंट है वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। इस साल 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे का हमारा हो रहा है परेड, उसके चीफ गेस्ट है। तो वहाँ पे हम देखेंगे इंडिया फ्रांस का जो रिलेशन है। फिर हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टोर्ड के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये स्पीसीज का जो कंटिन्यूसली इनकी जो पॉपुलेशन है कम हो रही है, थ्रेट है, गायब हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेंगे इनका भी। फिर नेक्स्ट न्यूज है रीजनल स्पेसिफिक प्लान्स टू इम्प्रूव क्लाइमेट रिजिलियंस। ये इस रीजन स्पेसिफिक, तो ये अभी जो हमारा स्टडी आया है 40 इयर्स का विद रिस्पेक्ट टू जो क्लाइमेट है, जो रेनफॉल पैटर्न है, किस एरिया में कैसा है, उसको पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का ये पार्ट है और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी। ठीक है, फिर प्रॉब्लम इन इंडिया साइंस मैनेजमेंट। ये सब 3 न्यूज़ जो है, ये दोनों न्यूज़ ये एडिटोरियल पे है। ये साइंस मैनेजमेंट का काफ़ी इशू है इंडिया में, तो हम जीएस पेपर 3 में इसको कवर करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस में है हम डेवलपमेंट, लेकिन उस स्टेज पे नहीं है अगर कंपेयर करें यूएस से, चाइना से। तो अभी हमारा जो मैनेजमेंट है और जो हमारा इफेक्टिवनेस है वो कंपेरेबल लेस है। तो ये भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कुछ केस स्टडी है। बेबीज ब्रांडेड विद द हॉट बैंगल्स, ट्राइबल एरिया में कुछ मिस ये प्रैक्टिस है जो कि काफ़ी हार्मफुल है। डेथ भी देखा गया है बच्चों का, जो 1 महीने से अभी जिनका बच्चे का जन्म हुआ और 4 महीने के बीच के जो ड्यूरेशन थे, उसमें ये बेबीज ब्रांडिंग और बूस्ट करते हैं इम्यूनिटी को, उसके चक्कर में डेथ हुआ है। काफ़ी क्रुएलिटी भी है, तो वो हम देखेंगे।
ये पर्टिकुलरली है ट्राइबल एरिया जो मध्य प्रदेश के हैं, जहाँ पे बैगा हैं और कोल्स हैं, गोंड्स हैं, उस एरिया में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि व्हील्स, ये है जो ऑस्ट्रेसाइजेशन होता है, जो गांव में नहीं होता है कि एकदम बाइकआउट कर देते हैं किसी किसी फैमिली से, किसी किसी पर्सन से, तो उसका यहाँ पे हम देखेंगे आंध्र प्रदेश में इसका एक केस स्टडी दिया हुआ है। ये हमारे जीएस पेपर 1 में सोसाइटी में ये सब काफ़ी काम आएंगे। ये हुआ ट्राइबल वल्नरेबिलिटी हुआ और सोसाइटी का ये सब पार्ट है, तो जीएस पेपर 1 के पार्ट है। माइग्रेंट्स वर्कर के साथ क्या भी इशू आ रहा है, केरला का, ये भी एक पूरे पेज पे केस स्टडी दिया है। तो ये तीनों केस स्टडी जो सोसाइटी जीएस पेपर 1 का है उसका पार्ट है। एक पिक्चर दिया हुआ है एपिफैनी, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, वो पिक्चर भी देख लेंगे। फिर नाटो होल्ड्स द बिगेस्ट मिलिट्री, जो अभी हमने कल भी पढ़ा था वो, तो उसके बारे में थोड़ा सा आज भी कवर है, तो आज भी देख लेंगे क्या है, थोड़ा सा अगर आपको रिवाइज हो जाएगा। इंडियंस स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो ये हम लोग को पता है, हम लोग करते ही हैं अपना टाइम मैक्सिमम इसी पे। 5-5 घंटे का रिपोर्ट है कि 5 घंटे इंडिया में लोग दे रहे हैं। भले शॉपिंग नहीं करते हैं अमेजन, लेकिन अमेजन खोल के वो लोग देखते रहते हैं कि कहाँ सस्ता हुआ नहीं हुआ। पैसे है नहीं, टाइम है, तो टाइम खर्चा कर रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, हम देखें। यस, फर्स्ट टॉपिक मोदी जी का स्पीच विद रिस्पेक्ट टू द स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे मोदी जी ने जो जो बोला है वो हम यूज करेंगे आंसर राइटिंग में। उन्होंने क्या क्या बोला स्पोर्ट्स में, हमारा अचीवमेंट बताया है कि हमने, गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिफॉर्म किया है, एथलीट्स ने परफॉर्म किया है, और जो हमारी पूरा सिस्टम है, स्पोर्ट्स सिस्टम, वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो बढ़िया कोटेशन है, कभी भी स्पोर्ट्स से हम क्या कर रहे हैं तो आप ये कोट कीजिएगा। जो इंडियन गवर्नमेंट जो स्कीम, जो इनका मेन स्कीम है, खेलो इंडिया एंड टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं हम। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको पर्सनल जाके हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक बेसिस पे। तो ये सब हमारा एफर्ट है गवर्नमेंट का। तो कभी भी आपको लिखना है, ये आपका मेंस में आपके काम आएगा। टोक्यो में ओलंपिक हुआ था, इंडिया का परफॉर्मेंस पहले की तुलना में अच्छा गया था। एशियन गेम्स में भी, पैरा ओलंपिक्स में भी, सब में हमने अच्छा परफॉर्म किया है। और हम होप कर रहे हैं कि जो 2028 का समर ओलंपिक लॉस एंजल्स में होने वाला है। तो पिछला कहाँ पे हुआ है, टोक्यो, और अगला कहाँ होगा, लॉस एंजल्स। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, प्रीलिम्स में स्ट्रेट पीसेस में ये पूछ सकते हैं। तो लॉस एंजल्स नेक्स्ट, पिछला वाला टोक्यो। और हमारा इंडिया का एम्बिशंस भी है, हम क्या हम होल्ड करना चाहते हैं जो 2029 का ये यूथ ओलंपिक है, वो हम चाहते हैं कि इंडिया में हो। हम अपना बोली लगा रहे हैं। और ओलंपिक गेम्स जो 2036 के लिए शेड्यूल है, वो हम इंडिया एफर्ट मार रहा है कि इंडिया में पहली बार ओलंपिक हो जाए, क्योंकि इंडिया में अभी तक ओलंपिक हमने कभी आयोजित नहीं किया है। इंडिया का जो आने वाले फ्यूचर है उसमें स्पोर्ट्स में जो उसका है 1 लाख करोड़ का इंडस्ट्री होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। मीन्स जो स्पोर्ट्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे बैट हुआ, बॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, ये सब में भी तो इनकम होती है। फिर स्टेडियम में लोग मैच देखते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट होता है, स्टेडियम बनाने में लगता है। तो 1 लाख करोड़, करोड़ नहीं, 1 लाख के बाद करोड़ लगा हुआ है, तो उतने का हमारा है इंडस्ट्री। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी है। तो आप इकोनॉमिक्स में भी, इकोनॉमी में भी इसका इम्पैक्ट लिख सकते हैं। इंडिया के गवर्नमेंट का प्लान ये लिख सकते हैं। कैसे इंडिया ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म और रिफॉर्म कर रहा है, ये यहाँ पे है ही है। लास्ट में कुछ प्लेयर्स का नाम है, आप सभी लोग जानते होंगे, विश्वनाथ आनंद, अमृतराज ब्रदर्स, और वो आप देख लीजिएगा, वो आप देखते ही रहते होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो हम लोग ले रहे हैं वो चंद्रयान के रिलेटेड है। चंद्रयान में जो हमारे साथ नासा का कोलैबोरेशन था, नासा का ऑर्बिटर है लूनार रिकनेसेंस ऑर्बिटर। ये दूर, ये जमीन पे नहीं उतरेगा, चाँद के ऑर्बिट करता है, पास से जाके देखेगा चंद्रमा को। और हमारा जो लैंडर है, और जो विक्रम लैंडर है, और वो जमीन पे नीचे उतर गए हैं, लेकिन ये पास से देख रहे हैं। तो एक इन्होंने टेस्ट किया है कि यहाँ से बीम करा है, और इस पे जो लैंडर था उस पे हमने क्या लगा कर रखा था, लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर एरे। अब ये क्या होता है, उससे
आप बीम्स डालते हैं फिर वो वापस टकरा के जाता है, तो इससे आप डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं। जो हमारे सैटेलाइट भी अर्थ के चारों तरफ है, हम लेजर से फेंकते हैं, वहाँ से टकरा के आता है, तो हमें पता चल जाता है कि वो सैटेलाइट कितने डिस्टेंस पे है, क्योंकि एक लाइट का स्पीड होता है, फिर वो कितने टाइम में आ गया, स्पीड हमें पता होता है, टाइम पता हो गया तो डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। यही इसमें भी होता है। तो इन्होंने एग्जैक्ट, तो ये एक अच्छा कोलैबोरेशन है नासा और इसरो के बीच में। तो कभी भी आपको आंसर लिखना हो, हम कोलैबोरेट किए हैं, इंडिया यूएस रिलेशन में भी लिख सकते हैं कि नासा के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, तो ये आपका एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है। ठीक है ना, नेविगेशन कैमरा है। लैंडर क्या होता है? लैंडर जो सैटेलाइट जाती है, फिर ऑर्बिटर चारों तरफ नीचे नहीं जाता है, वो रोटेट करता रहता है प्लेनेट का, मून का हो तो मून का, उसमें से लैंडर निकल के जमीन पे जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है, लैंडर के अंदर रोवर आएगा, वो रोवर बाहर आके चारों तरफ घूमता है। तो लैंडर यहाँ पे खड़ा है, इसका नाम है विक्रम, और जो घूम रहा है चारों तरफ वो है प्रज्ञान। दोनों में हमारे कैमरे लगे हुए हैं, दोनों से हम इमेज भेज रहे हैं, तो दोनों की यूटिलिटी है। तो ये सब है। और जो हमारा जो यूनिकनेस है चंद्रयान थर्ड का, वो मिनिएचर वर्जन हमने भेजा है साउथ पोल पे, और साउथ पोल पे इंडिया सिर्फ वनली कंट्री है जिसने सक्सेसफुली लैंड किया है। वैसे मून पे इंडिया फोर्थ कंट्री है जो स्पेसक्राफ्ट भेजा है, लेकिन जो साउथ पोल पे लैंडिंग है वो फर्स्ट कंट्री है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे का न्यूज जीएस पेपर 2 से है, गवर्नमेंट स्कीम में हो सकता है। ये आंध्र प्रदेश सेकंड स्टेट बन गया बिहार के पास जो कास्ट सेंसस करवा रहा है। तो इससे फायदा इन्होंने बताया कि ये जो अगर हम कास्ट सेंसस करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा आता है कि कौन सा कम्युनिटी वेलफेयर स्कीम को उसका बेनिफिट नहीं ले पा रही है, तो हम उसको टारगेट करेंगे। तो इन्होंने फायदा कराया जैसे कास्ट सेंसस का। एक तो निगेटिविटी ये हो गया कि कास्ट जो दूरियां है वो बढ़ जाती हैं, कि कास्टिज्म बढ़ता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। निगेटिव में ये है। पॉजिटिव अगर आपको देना है, आप आंसर लिखते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों लिखते हैं। तो निगेटिव हो गया ये कि कास्टिज्म क्या चांस है लोगों के बीच में, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये कह रहे हैं कि हमें कास्ट से पता चलेगा ना कि एग्जैक्ट कौन सी कम्युनिटी है जिसके पास नहीं पहुंचा। जैसे रिजर्वेशन है, अब रिजर्वेशन एससी एसटी को दिया गया, अब एससी एसटी में कुछ कम्युनिटी पूरे के पूरे उसको ले जा रहे हैं, किसी को के पास जा ही नहीं रहा है उसका बेनिफिट। तो सेंसस से पता चल जाएगा कि इतने लोग हैं, इतने लोगों को बस जॉब मिला उस कम्युनिटी में, तो हम उनमें भी सब कैटेगराइजेशन कर देंगे। कल पढ़ रहे थे हम लोग आर्टिकल 341 जो एससी लिस्ट को के लिए है, एससी कैटेगरी के लिए है, उसको कैसे इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, इसका पावर सब दिया है। और आर्टिकल 342 जहाँ पे एसटी के लिए दिया है, कल हम लोगों ने पढ़ा था। थोड़ा थोड़ा हम लोग याद करते रहेंगे जो पहले पढ़े, ताकि हमारे दिमाग में सब चीज़ रहे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ जो हम लोग लेंगे, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल चल रहा है, हमारे होम मिनिस्टर इनको लीड कर रहे हैं काउंसिल का। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी हमेशा स्टैट्यूटरी एक्ट के द्वारा होता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 के थ्रू नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, ताकि नॉर्थ में हम डेवलपमेंट कर सकें, वहाँ का कोऑर्डिनेशन कर सकें सारी स्टेट का। और नॉर्थ ईस्ट में कितने, अभी इस काउंसिल के 8 मेंबर्स हैं। 7 तो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं। 7 सिस्टर कौन कौन है? इवन मैं 7 सिस्टर का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, पहला हम करते हैं असम से, असम, फिर ऊपर चले जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे अरुणाचल प्रदेश के नीचे जस्ट कौन सा है तीसरा, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के बगल में मणिपुर, जहाँ पे अभी क्लैश चल रहा है। पांचवा मणिपुर के नीचे आए तो मिजोरम। ठीक है, अब नीचे आ जाए तो त्रिपुरा मिजोरम से जस्ट सबसे करीब है, तो त्रिपुरा। और सातवां मेघालय, मेघों का स्टेट, मेघालय। ओके, फिर आठवां कौन है? आठवां जो 7 सिस्टर नहीं है, बाहर है, सिक्किम है। तो सिक्किम भी इसका पार्ट है, जो नॉर्थ ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है। ठीक है,
इन्होंने कहा है कि अगर जब भी इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी, जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मांग है। कोई बड़े नागालिज्म की अलग बात कर रहे हैं, कोई अभी कुकी अपना अलग ही डिक्लेयर कर लिए थे, मीटी अपना अलग डिक्लेयर करते हैं, मीजो अपना अलग करते हैं। बहुत सी यहाँ पे ट्राइब्स हैं, तो अपना अपना है, वहाँ पे बहुत सी चल रही थी। इंसर्जेंसी काफ़ी था, लेकिन एज पर द आवर होम मिनिस्टर एंड डेटा, जो नंबर ऑफ वायलेंट स्टूडेंट है वो पिछले 10 सालों में कितने परसेंट कम हुए हैं? 73% कम हुए हैं। 11,000 लोगों का वायलेंट होता था, 11,121, अब 3,000 के आसपास ये घट गया है। ठीक है। एक चीज और है, डेथ जो सिक्योरिटी फोर्स का होता है वो 71% घटा है। पहले 458 लोग के करीब में मरे थे, अब 10 साल बाद का ये है कि सिर्फ 132 लोगों का सिक्योरिटी का डेथ हुआ है। ठीक है। आसपा आपको पता होगा, आसपा एक्ट जो है ना, ये आसपा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये काफ़ी अब पावर दे देती है अपनी सिक्योरिटी फोर्स को। तो इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है कि इसका मिसयूज होता है, ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, क्योंकि इसमें है कि बिना वारंट के ही हम अरेस्ट कर सकते हैं। बिना जैसे फायरिंग का भी है, और में है कि आप वार्निंग देते हैं, कुछ स्पेशल केस होता है तब आप गोली चला सकते हैं या फायरिंग कर सकते हैं, इसमें तो है ऐसे ही। फिर ये सब काफ़ी इसका मिसयूज हुआ है, और इसमें सिक्योरिटी फोर्स ने अगर कुछ मिसयूज किया है और उसके खिलाफ अगर कोई केस करना है तो प्रायर परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट देती नहीं है। तो ये सब क्रिटिसिज्म है। तो आसपा का है कि हटाना अच्छा माना जाता है, आसपा अगर लगा दिया जाए तो माना जाता है कि खराब है। तो आसपा भी जो एरिया में लगते थे, आसपा ऐसा नहीं है पूरे के पूरे स्टेट में लग सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में लग सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से पार्ट में भी लग सकता है, पुलिस स्टेशन एरिया में। तो आसपा नॉर्थ ईस्ट में घट के 4 स्टेट में सिर्फ रहा है। पहला वही ऊपर से लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड एंड मणिपुर, ये तीनों तो एकदम चिपके चिपके हैं। इधर असम, इन चारों में है। मतलब त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में हटा दिया है आसपा जो पहले था। आसपा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, वहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ों का देखते हैं कि, और 12 अभी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, आपको जब आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में लिखते हैं तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी लिखते हैं। 12,000 किलोमीटर रोड बना है, ऐसा इनका मानना है सर। इन्होंने बोला है कि हमारी गवर्नमेंट ने 12,000 किलोमीटर रोड बनवाया है, पावर प्लांट बनाया है, बहुत से इंस्टीट्यूशन जैसे कि एम्स, आईआईटी सब उन्होंने खोले हैं। तो ये आप भी अपने आंसर में लिखिएगा कि हमारा पॉजिटिव स्टेप, पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या है। काफ़ी अच्छा है, आपके पास पॉइंट है आंसर लिखने के लिए नॉर्थ ईस्ट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम लोग लेंगे, नेक्स्ट लेते हैं, कौन सा रेलिवेंट है। यस, नाम में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो नाम में गए हुए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका स्टार्टिंग इंडिया ने किया था, और इसका नाम का हम काफ़ी प्लेटफॉर्म का बहुत दिनों तक जो दो ब्लॉक थे, यूएसएसआर वाली ब्लॉक थी और यूएस वाली वेस्टर्न ब्लॉक थी, उससे हम लोग बचने के लिए नाम का बहुत यूज करते थे। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने बनाया था कि हम अपना इंडिपेंडेंट, हमारा जो अभी अभी हमने इंडिपेंडेंट किया है, हम इन दोनों के अंडर में फिर से ना आ जाए कि ये हमें डिक्टेट करने लगे। तो नाम इज इम्पोर्टेंट। ये 1955 जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट इसकी हो गई थी, और एग्जैक्ट जो फॉर्म में आया था 1961 का जो ये बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस था, उसमें हुआ था। तो थोड़ा सा हम दोनों का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी आपको क्लियरिटी आएगी। स्टार्ट 1900 नाम का, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। 1955 में स्टार्ट हो गया था बांडुंग बांडुंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है। और ये एग्जैक्ट फॉर्म में कब आ गया था? 1961। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम है बेलग्रेड। बेलग्रेड है यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया में, यूगोस्लाविया, ओके, यूगोस्लाविया। एंड दिस इज इन द बांडुंग, ये इंडोनेशिया में है आई थिंक। ठीक है, ओके, सो ये है। फिर अभी यहाँ का बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हो रहा है युगांडा में नाम, और काम्पला, काम्पला जो कैपिटल है युगांडा में, वहाँ पे हो रहा है। ठीक है।
इंडिया ने साफ साफ कहा है कि हम टेररिज्म एंड द हॉस्टेज ऑफ द पीपल थोड़ा भी एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे इन्होंने बोला नॉट एक्सेप्टेबल। फिर उन्होंने बोला है कि काफी ये वाला देखिएगा, ये जो कोटेशन है, ये फेमस कोटेशन है, ये कहा जाता है कि इनजस्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज थ्रेट टू द जस्टिस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इसी को इन्होंने चेंज करके कर दिया है कि मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट एनीवेयर हैज द कॉन्सिक्वेंस ऑन एवरीवेयर। इन्होंने जस्टिस को हटा के कॉन्फ्लिक्ट कर दिया है। तो आप ये जब भी लिखना हो, काफ़ी अच्छा आपके के लिए पॉइंट है। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि वार कॉन्फ्लिक्ट जो इजराइल या कहीं पे भी हो रहा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दे हैज़ द कॉन्सिक्वेंस एवरीवेयर, सब जगह दिक्कत होती है। कहीं पे वार वहाँ हो रहा है, प्राइस कहीं और का इंक्रीज हुआ है। और ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिए। इंडिया का जो स्टैंड आ रहा है टू स्टेट सोल्यूशन, तो हमारा भी स्टैंड, हम कभी भी आंसर लिखेंगे इजराइल, ये आप मत समझिएगा कि इजराइल फलस्तीन है तो हमेशा इजराइल के सपोर्ट में बोलना है। इंडिया फलस्तीन के भी सपोर्ट में बोलता है। ये टू स्टेट जो सोल्यूशन है वो फलस्तीन के सपोर्ट में है। तो इंडिया का जो स्टैंड है, आप अपने आंसर में इसको कोशिश कीजिएगा कि आप लिखें। इंडिया एक चीज़ और है कि नाम तो इंडिया ने फाउंड किया था, अभी इंडिया थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि इसको अभी ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है नाम को, जो इसे लगता है कि एंटी यूएस हो गया। जितने भी कंट्री हैं, जैसे क्यूबा है, ईरान है, वो यूएस को एकदम क्रिटिसाइज करते हैं नाम के प्लेटफॉर्म पे। तो पहले इंडिया इसको बहुत सीरियस लेता था, लेकिन अभी 8-10 सालों में थोड़ा सा इंडिया कम सीरियस ले रहा है। पहले हम प्राइम मिनिस्टर जाया करते थे समिट में, अभी हम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को भेज रहे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हम नहीं चाहते अपने आप को प्रोजेक्ट करना कि हम एंटी यूएस है या एंटी रसा है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, वहाँ पे भी इनका जो स्टेटमेंट है काफ़ी मॉडरेट है। क्यूबा एकदम फॉर्म में था क्रिटिसाइज करने के लिए इजराइल को, लेकिन इंडिया ने मॉडरेट लिया। इन्होंने सपोर्ट किया फिलिस्तीन को। इन्होंने कहा कि हमने मेडिसिन भेजे हैं, हमने बहुत से सपोर्ट चीज़ें भेजी हैं। उन्होंने कहा कि 70 टन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमने ऐड भेजा है, और इसमें से 16 टन मेडिसिन्स हैं। तो दिस इज गुड साइन ऑफ इंडियाज स्टैंड इन द इजराइल एंड फलस्तीन। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का जब भी होगा, गुड पॉइंट है वहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो है राम जन्मभूमि का जो टेम्पल का हमें करने जा रहे हैं, उस जो ये आइडल है उसमें जो है ब्लैक स्टोन का यूज हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि आपको जानना चाहिए, ब्लैक स्टोन का यूज हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको जो मैसूर बेस्ड स्कल्पचर जिनका नाम है अरुण योगी राज ने बनाया है। तो क्या क्या पता, इतना न्यूज में है, यूपीएससी पूछ दे। तो थोड़ा सा बस आपको याद में रखना है, ब्लैक स्टोन, योगी राज, योगी जी ऐसे भी हैं न्यूज में, तो योगी राज भी याद करना आसान है। अरुण बस याद कर लीजिएगा, अरुण योगी राज। ठीक है, आदित्य योगी राज नहीं, अरुण योगी राज। ए से आदित्यनाथ, ए से अरुण भी है, इजी है याद करना भी। ये स्टैचू जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, बड़ौदा में विजयवाड़ा में इसको किया गया है। ये इसको नाम दिया गया स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। और याद रखिएगा, ये अभी भी ये फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये अभी भी काफ़ी दूर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 500 फीट है, ये अभी 100 के आसपास है, तो काफ़ी कम है। लेकिन आपको ये याद रखना, ये है कहाँ पे, विजयवाड़ा में है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एंड अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर का है। नेक्स्ट न्यूज हम इससे लेते हैं, ये पॉलिटी से एसोसिएटेड है। यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट को अभी इन्होंने डेजिग्नेट किया है, कुछ 56 लोगों को। ठीक है, तो एक क्लियरिटी आ रही है कि जो सीनियर एडवोकेट है उनको कौन करता है, चीफ जस्टिस एंड द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये तो क्लियर हो गया ना, क्या होते हैं ये, इनका स्पेशल पोस्ट होता है। जैसे यहाँ पे हायरार्की है एडवोकेट्स का, कि किसकी वैल्यू ज़्यादा दी जाएगी, किसकी केस आएगी तो पहले सुनवाई की जाएगी। तो सबसे नीचे नॉर्मल एडवोकेट्स हो गए, एडवोकेट्स। ठीक है, फिर हो गए एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड आते हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। और सबसे टॉप पे आते हैं सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट।
ठीक है। अब यही एडवोकेट्स और एडवोकेट एंड रिकॉर्ड पे जाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जैसे एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का क्या कंडीशन है, ये लोग ओनली एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड कैन फाइल द केसेज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब भी सीनियर एडवोकेट्स को जाना है तो वो हमेशा अपने साथ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को ले जाएंगे फाइलिंग ड्राफ्टिंग करने के लिए। ये खुद ड्राफ्टिंग फाइलिंग नहीं कर सकते हैं, पेटी चीज़ों से इनको मना किया गया है क्योंकि इनको हायर लेवल पे कर दिया गया। और ये एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड इससे किया गया ताकि कुछ स्पेशल लोगों को, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट है वहाँ पे हम हर केस को लेके नहीं जा सकते, और हर केस जाता है तो उसको प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट करके जज के पास जाए तो जज का भी टाइम कम लगेगा। तो इसीलिए एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं वो स्पेशल क्वालिफिकेशन इनका होता है, इनका एग्जाम लिया जाता है, इनकी ट्रेनिंग होती है और पास होते हैं तब होते हैं, ताकि मेन पर्पज है कि इक्विप्ड टू द अपीयर फॉर द लिटिगेंट। और जो अपॉर्चुनिटी फॉर द लिटिगेंट है वो लास्ट है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तो इसीलिए। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज का भी अपॉइंटमेंट हुआ है, तो थोड़ा सा अपॉइंटमेंट का मेथड क्या है। सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट जज का अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन उनका कंसल्टेशन होता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले नहीं होते, उनका कोलिजियम होता है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है। सबसे ऊपर प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेंगे, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ये पॉइंट करेंगे, लेकिन इनको बोलेगा कौन कि इसको इसको कीजिए, उसके लिए कॉलेजियम होती है। कॉलेजियम में कौन कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और 4 सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेज। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है तो ये लोग मिलके इनको बताएंगे, नाम नेम लिख के देंगे, चारों लोग मिलेंगे और नेम लिख देंगे कि इनको इनको आप जज बना दीजिए, और ये जज बना देंगे। ठीक है। इसका केस ये है कि ये लोग पांचों लोग मिलके इसको इनको फॉरवर्ड करेंगे। इसमें से ये कंडीशन है कि अगर दो जज ने भी, ये जो सीनियर मोस्ट जज दो ने भी मना कर दिया ना कि इस आदमी को नहीं रखना है, तो वो नाम ऊपर नहीं जाएगा, वो वहीं कट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मेजॉरिटी की जाती है, और दो से कम, एक जज अगर विरोध कर रहे हैं तो ठीक है, दो जजों का मत हो गया तो वो आदमी को जज नहीं बनाया जा सकता है। तो ये क्लियरिटी है। फिर इसमें याद रखिएगा कि ये जो मैंने बताया था ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। जब हाई कोर्ट के लिए ये रिकमेंड करेंगे तो यहाँ सिर्फ दो ही सीनियर मोस्ट हो जाएंगे हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए दो और सुप्रीम कोर्ट के लिए केस में 4 रहेंगे। चीफ जस्टिस तो रहेंगी ही। कोलिजियम जो है ग्रुप का है वो साइज कम हो जाएगा हाई कोर्ट में, लेकिन एक चीज बढ़ जाएगा कि जिस स्टेट का, हाई कोर्ट तो स्टेट में होता है ना, तो वहाँ का गवर्नर होगा, तो वहाँ का गवर्नर से भी कंसल्टेशन होता है। ठीक है। और चीफ जस्टिस के केस में हाई कोर्ट के गवर्नर होगा, लेकिन अगर सिंपल जज के केस में होगा तो वहाँ के जो चीफ जस्टिस है उस हाई कोर्ट के, उनसे भी कंसल्ट करेंगे। तो एक और ऐड कर लीजिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, जिस स्टेट के की बात करेंगे वहाँ के चीफ जस्टिस की भी बात होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम लोग लेंगे, अभी तो कुछ खास नहीं है, स्टेट के है, यूपीएससी के रेलिवेंट नहीं है ये सब। एक जो है ये है, हाँ, इंडिया फ्रांस का रिलेशन है, जीएस पेपर 2 से रेलिवेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन है। तो यहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट हमें याद रखना है। पहला है कि हम अभी जो बात चल रही है फ्रांस के साथ, वो हम चाह रहे हैं डिजिटल कोलैबोरेशन पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है। एक चीज और इसमें अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि पिछली साल मोदी जी जब गए थे तो वो चीफ जस्टिस से, जो फ्रांस का बैस्टिले डे था, परेड था, तो एक अच्छी बात है कि वहाँ के मोदी जी को बनाया, तो हमने इस बार वहाँ के प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट बना दिया, तो अदला बदली हो गया। एक चीज और है कि फ्रांस में जो यूपीआई हम लोग यहाँ पैसे पे करते हैं ना, वो वहाँ पे भी चलेगा। तो आप अगर कभी फ्रांस जाइएगा तो यूपीआई का यूज कीजिएगा, दे आर एक्सेप्टिंग। तो ये हमारा डील है, बढ़िया है। रुपीज़ और हमारा जो सिस्टम है वो हमारा और फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। ठीक है। टाइज की जो बात हो रही है, हम मैरी टाइम सिक्योरिटी में अभी डिस्कशन चल रहा है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में एक साथ काम करना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज में आपको पता ही है कि हम जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाए थे, फ्रांस के साथ ही मिलकर बनाए थे। ग्रीन ट्रांसमिशन में भी सपोर्ट आ रहा है। और अच्छी बात है यहाँ पे इनका फ्रांस जो है ना, वो हमारे वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो जैतापुर में है, करीब करीब 10,000 मेगावाट
9,900 है, 10,000 के आसपास आप याद रख सकते हैं। तो जैतापुर, तो पूछ सकता है जैतापुर कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो ये हम फ्रांस के सपोर्ट से बना रहे हैं, लेकिन एक चीज दिक्कत है यहाँ पे, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है कि वो एक हमने लॉ बनाया है, सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ। तो वहाँ पे हो, इस लॉ के अनुसार है कि अगर कहीं पे भी थोड़ा भी एक्सीडेंट होता है तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा कंपनसेशन है। आपको पता ही है भोपाल गैस जो कार्बन वो साइनाइड गैस का लीक हुआ था, ऐसे ही ये सब में काफ़ी लोगों की डेथ होने के चांसेस होते हैं थोड़ा भी। तो इसमें थोड़ा डिसएग्रीमेंट हो गया है। लॉ के अनुसार जो कंपनी बनाएगी पावर प्लांट उसको देना पड़ेगा, लेकिन अब फ्रांस वाले कह रहे हैं ये लोग कि हम आके बना देंगे, बनाने के बाद आपका काम है चलाना, तो लीक होगा तो आपकी होगी ना, तो आप दीजिएगा पे। इंडिया कह रहा नहीं, बना आप रहे हैं तो लीक होगा तो आपका दोष होगा क्योंकि आपने कुछ खराब बनाया होगा। तो वो मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हम तो बना के दे के जाएंगे 100%, आप आगे आपका होगा। इंडिया कह रहा है नहीं, हमें तो टेक्नोलॉजी नहीं पता है। तो इस पे अभी ये रुक गया है, यहाँ पे है ना, ये रुका हुआ है, कॉस्ट फिजिबिलिटी और न्यूक्लियर लायबिलिटी को लेके है। 2009 में ही इसका हो गया था सब कुछ, लेकिन अभी तक ये स्टार्ट होने के फेज में नहीं है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया है जो आप याद रखिएगा कि फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है, छठी बार चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है रिपब्लिक डे में, और किसी भी कंट्री का ये सबसे ज्यादा है, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जीएस पेपर 3 से। यहाँ पे है ग्रेट बोस्टोर्ड। तो ग्रेट बोस्टोर्ड इंडिया में जो इनका है, ये एक तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गए हैं, क्योंकि इनका सिर्फ 150 लोग ये बच्चे हैं। ग्रेट बोस्टर्ड कब गायब हो जाए, 150 का मतलब आपको पता है कि ये एक जो कॉलोनी है उसमें जितने लोग रहते हैं उससे भी पूरे ये इनकी स्पीसीज ही सिर्फ 150 बची है, वो भी घट रही है। 250 थी इनकी 2011 में। इस हिसाब से 10 साल बाद तो 7 साल में 100 कम हुए हैं, फिर 7 साल बाद मुझे लग रहा है फिर 50 बचेंगे, फिर 7 साल बाद गायब हो जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं 10 साल बाद। ये है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे इनका मैक्सिमम डेथ जो हो रहा है, जो तारे होती है ना ट्रांसमिशन लाइन, ये होते हैं बहुत बड़े, इनका मैं फोटो दिखाता हूँ, ये काफी बड़े होते हैं और ये लड़ जाते हैं तारों से, तो दैट्स वाई दे डाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ व्यवस्था कीजिए इनके लिए, इतना डेथ हो रहा है इन लोगों का। ये है, दिखा, ये है ग्रेट इंडियन बोस्टोर्ड। तो इनका साइज काफी बड़ा है, ये ऑस्ट्रिच के साइज के भी होते हैं, तो इनका इसी से डेथ हो रहा है। तो काफी इसको सुप्रीम कोर्ट ने सीरियस लिया है, कहा है कि ठीक है आप पावर जनरेट कर रहे हैं, आप इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज की भी बात कर रहे हैं कि कार्बन कम से कम प्रोड्यूस हो, लेकिन इनका भी तो आपको बैलेंस करके चलना है। तो यहाँ पे हम कभी भी ये अगर क्वेश्चन में कभी आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का रोल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, तो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे साइंस ये एक इन्होंने ये साइंटिस्ट है, इनको नोबेल मिला हुआ है, तो इन्होंने बताया है कि जो पेन किलर है ना, उसमें ओपियोइड्स होता है और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, पेन किलर का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कंपोजिशन होता है, ओपियोइड्स कभी पूछ दे तो ये है एसोसिएटेड पेन किलर्स से। एडिटोरियल पेज को देखते हैं, यहाँ पे एक रिपीटेशन है, ये जो हमारा रेनफॉल इंक्रीज हुआ है इस पे है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम देखते हैं कि रेनफॉल इंक्रीज हुआ है, और जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 150 ईयर्स भी कंप्लीट किए हैं। तो इसका मतलब ये अंग्रेजों ने ही बना के रखा था इसको, और तभी से प्रिडिक्ट करते थे, क्योंकि उनको कर लेना होता था, रिवेन्यू होता है ना वो लगान वाला, कि देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा, लगान लेते थे लोग। तो पहले ही पता करवा लेते थे बारिश अच्छा आने वाला है तो लगान अच्छा मिलने वाला है, ज़्यादा हम लोग वो लगान लगाएंगे। तो इसीलिए तो, लेकिन इन्होंने बोला है कि अभी इनका जो डेटा है, कल हम लोगों ने पढ़ा ही था कि रेनफॉल मैक्सिमम एरिया में बढ़ा है, 55% जो एरिया है बढ़ा है, केवल 11% में डिक्रीज रेनफॉल है। लेकिन 11% का जो डिक्रीज एरिया है वो काफ़ी
क्रूशियल एरिया है, जैसे इंडो गंगेटिक प्लेन है, यहाँ से क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो एरिया कम है लेकिन वो एरिया ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब कहीं हिमालयन में होता होता कहीं, या ऐसे जगह पे होता होता प्लेटू जहाँ का लैंड फर्टाइल नहीं है, तो वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इंडो गंगेटिक प्लेन इज द मोस्ट फर्टाइल प्लेन, तो यहाँ पे इम्पैक्ट है, तो दैट्स वाई द इट इज इम्पैक्टिंग। और एक खरीफ का जब सोइंग टाइम होता है ना, जब बोने का टाइम होता है, तभी ये कम हो जाता है, ऐसा फाइंडिंग में है, तो दैट्स वाई इट इज इम्पैक्टिंग, बहुत लार्ज इम्पैक्ट है। लास्ट में उन्होंने कहा कि जो अभी तक है, वो जो हम प्रिडिक्शन करते थे, हम फॉरकास्टिंग करते थे, जो वेदर का है, वो एक तरीके से नेशनल लेवल पे है, अधिक से अधिक रीजनल लेवल पे है, लेकिन इन्होंने कहा एकदम छोटे लेवल पे आके सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आ पाइए, ताकि और वहाँ पे जो स्पेसिफिक तरीके से सोइंग हो, क्रॉपिंग हो, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या बारिश ज़्यादा होने वाली है, इस एरिया में नहीं होने वाली है, तो उस एरिया के लोग और केयरफुल रहेंगे। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए कहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे बारिश आती है, कहीं नहीं आती है, तो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो अब थोड़ा सा और माइन्यूट पे आके करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहे हैं कि जो प्रॉब्लम विद द इंडियन साइंस मैनेजमेंट है, जो इंडिया का साइंस मैनेजमेंट है, वो बहुत इनइफेक्टिव है, इनइफिशिएंट है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे, तो इन्होंने इस वाले में बताया है कि पहली बात की जो हमारा एक्सपेंडिचर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो कंपेयर कर अगर यूएस से और चाइना से, वो ऑलरेडी बहुत कम है। इंडिया अपने जीडीपी का एक से भी कम 0.7% एक्सपेंडिचर करता है, और वही यूनाइटेड स्टेट देखिए, यूनाइटेड स्टेट का 3% ऑफ द जीडीपी एंड 2.4% चाइना कर देता है, तो इसकी तुलना में बहुत कम है, कम है एक तो। उसके बाद आपका जो एलोकेशन ऑफ मनी है वो भी वाइजली नहीं है, आप इफेक्टिव प्रोजेक्ट में नहीं कर रहे हैं, आप जो यूज भी करें तो पैसे कम मिल रहे हैं, उसका भी यूज सही से नहीं हो रहा है। मानिए आपको खाने के लिए एक तो पैसे कम मिल रहे हैं, उसमें भी आप न्यूट्रिशियस थिंग नहीं खाए, उसके जगह पे आप जंक फूड खा रहे हैं, तो पैसे कम मिल रहे हैं, ऊपर से वो जो पैसे आपको कम भी मिल रहे हैं उसका भी मिसयूज कर रहे हैं, तो आपका हेल्थ खराब होगा ना। तो वही यहाँ पे है कि साइंस एंड टेक में जो है वो काफ़ी कम एलोकेशन है, उसके बाद भी जो एलोकेशन है वो इफेक्टिव नहीं है। इन्होंने ये पहले स्टार्ट किया, आप कभी भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी होता है वो कितना भी हाई क्यों ना हो, लेकिन उसको सस्टेन करना है उस लेवल पे, प्रोडक्टिविटी बनाए रखना है, तो कंटिन्यूअसली उसका जो टेक्नोलॉजी है अपग्रेड करना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमेशा नया ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम यूएस और जापान को देखते हैं कि उनका टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेडेड होता रहता है, वो काफ़ी पैसे करते हैं, इसलिए वो हमेशा आगे रहते हैं, जो पीछे गए तो कोई और नेशन उसको सुपरसीड करता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का, इसीलिए इंडिया ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अभी स्टार्ट किया है, और जो डीआरडीओ का भी स्ट्रक्चरिंग थोड़ा चेंज किया है। तो ये हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। फिर इन्होंने कहा कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। उसका इम्पैक्ट होता है, देखिए एक तो इंडिया का ही इम्पैक्ट देख ले, इसरो का जो है नंबर ऑफ लॉन्च है, वो है 8th डिस्टेंस पे है, 8वें नंबर पे है, और अभी जो टेक्नोलॉजी है इसरो का वो अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर कर ले रहे हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, रीयूजेबल रॉकेट है, वो फॉरेन स्टार्टअप्स तक कर लिए हैं, इंडिया में अभी भी वो अचीव नहीं कर पाए, अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में, हमने भी किया है लेकिन एकदम उसको उसमें मास्टरी नहीं किया है। फिर हमने अभी तक थोरियम पे बहुत दिनों से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी तक हमने थोरियम का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हमें अभी भी यूरेनियम पे है, और यूरेनियम हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया से, मंगोलिया से, और भी अफ्रीकन कंट्री है जैसे कि नामीबिया है, तो ये लोग हमें एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से, तो हमारी डिपेंडेंसी है, हमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, कॉस्ट ज़्यादा है। फिर हमारा सेल्फ जो सॉवरेनिटी है उसको भी कभी कभी होता है कि हम टोटली उन पे बेस्ड हैं। तो हम, लेकिन थोरियम, थोरियम अगर आप इंडिया के किसी भी बीच पे जाते हैं, खासकर जब आप ईस्टर्न कोस्ट पे जाते हैं, तो आप थोरियम पे चल रहे होते हैं, हर एक बीच पे जो वहाँ का सैंड होता है मोनोजाइट, ब्लैक ब्लैक दिखेगा, आप ईस्टर्न कोस्ट पे जाएंगे
तो उसमें ये थोरियम होता है। थोरियम इतना है, मतलब इतना है कि हम पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। वो सैंड है, मटेरियल है, टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे ही हम जो जेनोमिक्स है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब में लीड नहीं है। लीड कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है। जितने भी चैट बॉक्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? यूएस से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, चाइना भी है लीड में, लेकिन इंडिया नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो इंडिया को पीछे ला रही हैं। इन सबों में अगर हम पीछे रहें तो हम तो विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। विश्व गुरु बनना है तो ये सब में हमें जाना होगा। फिर देखते हैं कि दिक्कत क्या है। एक तो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, इंडिया का हमेशा रेड टेपिज्म है, वो हमेशा ही है। और वो जो क्रूशियल टाइम और जो डिपेंडेंट फंडिंग है टाइम बाउंड मैनर में, वो नहीं है। और दूसरी बात है कि जो लॉन्ग टर्म का फंडिंग है, कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो अचीव करने में 2 साल, 5 साल, 8 साल लगते हैं, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा इनर्शिया है। वहाँ पे हम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे हम कुछ भी जबरदस्त रूप से फेल है। और दिस इज द मेन रीजन कि हम नहीं नेशनल लेवल पे कर पा रहे हैं, ये है। फिर इन्होंने नीचे यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हमारा इंडिविजुअल लेवल पे जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पे क्या चल रहा है। वहाँ पे जो इंटरनल लेवल पे है, जो साइंटिस्ट हैं वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल के एकेडमिक्स हैं, खुद ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब वो हेड बना दिए जाते हैं, उनका काम है कि वो साइंटिस्ट रिसर्च में ध्यान दे, लेकिन वो लगते हैं गुना भाग करने कि कितना पैसा स्टेशनरी में खर्च हुआ, कितना बागवानी में खर्च हुआ, कितना टूट फूट बनाने में हुआ। अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट करने लगते हैं, फिर आप रिसर्च पे ध्यान नहीं देते हैं। साइंटिस्ट का काम ये नहीं है। तो उनको माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए, उनको दे देना चाहिए कि जो काउंटिंग अकाउंटेंट्स हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने रिसर्च पे ध्यान देना है। कोई मेजर दिक्कत हो तो वहां पे देखना चाहिए। फिर आपस में ये साइंटिस्ट है कोर्ट केस भी लड़ते रहते हैं कि आपने हमारा रिसोर्स चुरा लिया, मैंने आपका चुरा लिया, यही सब चलता है रहता है। फिर हम देखते हैं कि उनमें से कई जो है वो कई कमिटी में अपना ये कमिटी के पार्ट बन के उसी में वो कुछ कुछ वो कुछ कुछ एलिगेशन है उसी में लगे रहते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं। जैसे हो गया कि कोई कमिटी बना दिया गया कि आप देखिए कि जो ये सीड्स है, जीएम क्रॉप है, मस्टर्ड का ही अभी था कि आप उसको रिलीज करना चाहिए कि नहीं। अब वो लोग उसी में लगे हैं रिसर्च करने की जगह पे। या और भी चीजें हैं कि हाँ कहीं पे भेज दिया कि अच्छा यहाँ पे देखिए ये चीजें हो रही कि नहीं, उनका कोर एरिया से हटा के कहीं और कमिटी में कि हाँ किसी ने स्पाई का काम किया था उस कमिटी में, अब स्पाई का वो चेक कर रहे हैं कि उन्होंने हमारा टेक्नोलॉजी दिया था कि नहीं। तो एक ये कॉमन ये चीज है, जरूरत पड़ने पर ठीक है, लेकिन मैक्सिमम उसमें इंटरेस्टेड है, वो नहीं कर रहे हैं। और कुछ जो बच्चे खुचे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट के अंडर में डायरेक्टर, वाइस चांसलर बन के खूब बढ़िया सैलरी और मस्ती की लाइफ जीना चाहते हैं, ऐसा इन्होंने बोला। ये कमी इन्होंने काउंट कराई है जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो हाउ, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाउ कैन ए गुड साइंटिस्ट हु इज जनरली ड्रिवन बाय द इंडिविजुअल एट्रीब्यूशन। अब ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जैसे डायरेक्टर बना के उसी से एडमिनिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं आप, और उसी से साइंटिफिक रिसर्च भी करवा रहे हैं। तो इनका मानना है कि अगर एक आदमी वो साइंटिफिक रिसर्च मन लगा के कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं ध्यान देगा कि क्या खर्च बर्च हो रहा है, थोड़ा बहुत ध्यान देगा। तो ये कह रहे हैं कि जो साइंटिफिक रिसर्च होता है वो खुद का दिमाग लगा के करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे है मुझे टीचिंग एकेडमिक्स में करना पड़ता है, मैं और एरिया में जाके करूँ और जहाँ पे मैनेजमेंट का काम हो सकता है तो मैं एकेडमिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा। तो ये कह रहे हैं कि वो इंडिविजुअल अगर साइंटिस्ट है तो वो उसको सिर्फ साइंटिस्ट में इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, ह्यूमन एंड फिनेंशियल प्रॉब्लम में अगर उसको घसीट के ले जाएंगे तो वो जो अपना एकेडमिक रिसर्च है वो नहीं कर पाएगा। उन्होंने फिर बोला है कि क्या क्या है कि रेड टेपिज्म और अननेसेसरी जो होता है वो उसमें लपेट लेते हैं। क्योंकि अगर आप खुद डायरेक्टर हैं और खुद साइंटिस्ट में हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि आप खुद की सैलरी खुद कहेंगे कि बढ़िया साइंटिस्ट है, आप ही को डिसाइड करना है कि कौन साइंटिस्ट है, आप खुद वो है तो आप कहेंगे ना। और फिर
आपके खिलाफ अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट बढ़ रहा होगा उसको आप कम करेंगे, उसके रिसर्च के पैसे आप ही के अंडर में वो काम कर रहा है, पहले आपका जूनियर है लेकिन ही इज वर्किंग हार्ड, वो यंग है, तो क्या करेंगे आप उसका रेड टर्पिज्म कर देंगे, आप उसका पैसे ही रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं। और ऐसे में आप अपने आप को हमेशा हाई दिखाने के लिए प्लेजियरिज्म जो होता है कि आप दूसरे का कंटेंट लेके खुद कहते हैं मैंने किया है, अपना दिखाने लगते हैं, इसको प्लेजियरिज्म कहते हैं, ठीक है, वो हाई है। पेड पब्लिकेशन आप कराएंगे पैसा दे दे के, जनरल में कहेंगे ये मेरा थीसिस कर दो और आप कहेंगे मैंने किया है, लेकिन वो तो लो ग्रेड का होगा, अगर आप पब्लिश भी करा लिए पर उसकी क्वालिटी तो लो रह जाएगी ना। तो इन्होंने ये बताया, फिर उसमें कंपटीशन ईगोइज्म है, जब खुद आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, खुद साइंटिस्ट हैं, तो दूसरों के खिलाफ आपका होगा। दिक्कत यह है कि इसमें ऑल इंडिया ट्रांसफर भी नहीं है, एक जो किसी इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेटर बन गया वो पूरा उसको मालिकाना हक वो इंस्टीट्यूट पे हो जाता है, उसमें सब कुछ वही होगा क्योंकि जिंदगी भर तो यही रहेगा ना, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर एंड फैक्शनलिज्म हो जाता है, फ्यूडल टाइप का हो जाता है, फ्यूडल लॉर्ड, कि मैं सबसे बड़ा जागीरदार हूँ, मेरे अंडर में वसल्स होंगे, तो वो नए जितने भी जाते हैं साइंटिस्ट उनको क्या करना पड़ता है, जी हजूरी करना पड़ता है। जो यंग साइंटिस्ट होते हैं दे हैव टू गिव नजराना, जाके जी हजूरी। और फिर क्योंकि हर चीज जो होता है वो आपका जो मेन है डायरेक्टर या चेयरमैन वही भेजेगा ना, तो जितने भी अवार्ड हैं या अपॉइंटमेंट्स है आगे के, ये इन्हीं के रिपोर्ट पे होता है। तो कहीं ना कहीं यंग साइंटिस्ट जो एनर्जेटिक है, जो डेडिकेटेड है, उनको इम्पैक्ट कर देता है। लास्ट में इन्होंने सोल्यूशन बताया कि सोल्यूशन क्या है इसका। पहले क्या है कि सेपरेट कर दीजिए, आप साइंटिस्ट को का काम अलग कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटर को अलग कीजिए, और जो एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं कुछ साइंटिस्ट को इनिशियल फेज पे ही सेलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग दीजिए अलग से, ठीक है, ग्रूम करने को बोला है। फिर उन्होंने बोला है कि यहाँ पे साइंटिस्ट आर सिलेक्टेड एंड ट्रेंड, वही बात बोल रहे हैं कि ट्रेंड करना है, ठीक है। फिर लास्ट में बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग विच हैज टू टॉट एंड प्रैक्टिस सेपरेटली फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसकी स्पेशलाइजेशन अलग से होनी चाहिए। ये सब कुछ है। अगर आपका मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको स्टार्ट इससे करना है कि क्या है, फिर आपको ये सब पे प्रोसीड करना है कि इंडिया का क्या इस समय स्टेटस है, दिक्कतें क्या है, इनमें से कुछ पॉइंट दो चार भी लिख दिए और इनमें से लास्ट में सोल्यूशन लिख दिए, तो आपका आराम से 250 का भी आंसर होगा, बड़े आराम से आप लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है ये ट्राइबल पीपल है, और ये पर्टिकुलरली जो मध्य प्रदेश का जबलपुर रीजन है उनमें ये पाया गया है कि ये इनमें ब्रांडिंग करते हैं, दाग देते हैं, जो चूड़ियों को जलाकर या लोहे को जला के जो बच्चों को बीमारी होती है तो उससे दाग कर ये सोचते हैं कि उनको बूस्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि कई बच्चों को जो अभी पैदा हुए हैं 1-2 मंथ के, अब उनको आप दाग देंगे तो डेथ हो जाता है, क्रूएलिटी थोड़ी सी लगती है, लेकिन ऐसा ट्रेडिशन है अभी। और पता है कितने बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार उनको दागते हैं, सर में, यहाँ पे, हाथ में, ये सीने के एरिया में, पेट के एरिया में, पैर में, ऐसा है। तो ये है, जैसे अगर कभी भी बीमारी होता है चिल्ड्रन को तो उनको लगता है कि यही सोल्यूशन है ये, और उनको लगता है, यहाँ पे एक अच्छा वर्ड दिया हुआ है कि वो उनको लगता है कि दे आर बूस्टिंग देयर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं। शॉक ट्रीटमेंट इसको वो लोग कहते हैं, शॉक ट्रीटमेंट। यही इसमें कहानी बताया कि कैसे ये केस हुआ है बैगा कम्युनिटी। बैगा कम्युनिटी क्या है, ट्रेडिशनल प्रीस्ट होते हैं, तो इन ट्राइब्स में भी हायरार्की है, कोई ट्रेडिशनल प्रीस्ट है तो कोई ट्रेडिशनल रूलर है। कोल है, कोल कई ट्राइबल कम्युनिटी का एक ब्रिटिश इनको मुंडास, ओरियंस, होस, भूमिजास, इन सबको मिला के सबको कोल्स कहते थे इन कम्युनिटी को। ठीक है, तो क्या इसका सलूशन है कि एक तो है कि आप जो है इनमें जो आशा वर्कर्स हैं और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको थोड़ा सा आप सेंसिटाइज करवाइए घर घर बोल के, और ये बताइए कि पनिशमेंट इसमें है, पनिशमेंट में आपको जेल हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि काउंसलिंग थोड़ी करवाने की ज़रूरत है फैमिली लेवल पे, और स्ट्रीट प्ले और लोकल डायलेक्ट्स में हो तो काफ़ी इम्पैक्टफुल हो जाएगा, स्ट्रीट प्ले और
उनको ये भी बताना है कि देखिए आपको गवर्नमेंट स्कीम मिलेगा, अगर आप ये सब नहीं करेंगे, अगर ये सब करेंगे तो आपके जो गवर्नमेंट स्कीम है वो कट कर लिए जाएंगे, तो थोड़ा सा ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी वर्कर्स का चल रहा है प्रोटेस्ट। इनकी सैलरी काफ़ी कम है। पहले स्टार्ट हुआ था 2000 7000 तक है, और ये और भी बढ़ाने का डिमांड कर रहे हैं। महंगाई के हिसाब से तो काफ़ी कम है, तो उनका डिमांड चल रहा है मुंबई में ज़बरदस्त। आंध्र प्रदेश का एक ये एरिया है, इल्लूरू डिस्ट्रिक्ट में है, श्री श्रृंगावारापड्डू, ठीक है, और कोलेरू लेक के आसपास का ये एरिया है। कोलेरू लेक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लार्जेस्ट सैलो फ्रेश वाटर लेक है एशिया का लार्जेस्ट है, और ये जो फ्लो करता है वो कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के बीच में है, ठीक है ना। और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि साइबेरियन क्रेन हुए, पेंटेड स्टॉर्क हुए, इबिस हुए, ये सब वहाँ पे होते हैं, ठीक है। और इसको एक और अच्छी बात है कि जो होते हैं ना इंटरनेशनल रामसार कन्वेंशन के अंडर में, ये क्या होता है, वेटलैंड, वेटलैंड के अंडर में इसको डिक्लेयर किया गया, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक बार इसका मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको, मैप में दिखा देता हूँ कि मैप में, हाँ, एक कोलेरू है। पहले तो इंडिया के मैप में छोटा करके दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ है इंडिया, आपको समझ में आ गया। फिर थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ये यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। ये रिवर जो है वो कृष्णा रिवर है, अभी ये दिखेगा आपको, दिखा कृष्णा रिवर, बड़ा हो गया ज़्यादा, ये कृष्णा रिवर है, दिख रहा है। और उधर है गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर, इनके बीच में ये है कोल्लेरू, ठीक है ना। विजयवाड़ा यहाँ पे है, विजयवाड़ा से यहीं पे स्टैचू जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू यहीं पे हुआ है, जो अभी स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की बात हो रही है। इनमें ये पाया गया है, इस कम्युनिटी, यहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है वहाँ पे वेली, वेली का मतलब होता है सोशल ऑस्टेसिजेशन, ऑस्टेसाइजेशन, ऑस्टेसाइजेशन का मतलब होता है बाइकॉट, उससे बात करना लोग बंद कर देंगे। जैसे गांव में मुझे वो कर दिया, वेली कर दिया, तो क्या करेंगे, मुझसे कोई बात नहीं करेगा। मैं अभी किसी दुकान पे कुछ लेने जाऊंगा तो मुझसे बेचने को नहीं तैयार होंगे। मैं अगर नाऊ के पास जाऊं, बार्बर के पास हेयर कट के लिए, वो हेयर कट नहीं करेंगे, तो ऐसे परेशान हो जाते हैं लोग, उनको छोड़ के जाना पड़ता है गाँव। तो कहीं ना कहीं ये लीगल नहीं है, ये ट्रेडिशनली चला आ रहा है। तो इसके निगेटिव इम्पैक्ट बहुत है, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है ना, क्योंकि पॉजिटिव अगर कुछ है भी रेयर केस में, लेकिन आपको पुलिस है, कोर्ट है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ सही गलत, ऐसे तो आप किसी एक को पीछे पड़ जाओ और उससे अभी वेंडेटा, जैसे इसमें एक कहानी है कि एक प्रधान थे, और दूसरे जब प्रधान दूसरी बार जब प्रधान बने, पहली बार हार गए थे, दूसरी बार बने, तो पुजाने वाले प्रधान को उन्होंने वेली कर दिया था। तो वेंडेटा भी होता है, उसका कोई दोस्त नहीं था, ऐसा इसमें लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपको जानना है कि वैली इज दिस, और ये कूला पंचायत जो है ना, कास पंचायत कुल, तो उसके अंडर में, तो इसका क्या है, इसका भी अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, पनिशमेंट को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, कि अगर पनिशमेंट है वो बताया जाए और पनिशमेंट दिया जाए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ना, जैसे कि खाप पंचायत होता है। आज इतना ही है, और थोड़े बहुत और आगे हैं। केरला में ये माइग्रेंट वर्कर्स का जो इशू है वो देखा गया है। एक ये भी स्पेशल केस है कि जब भी हम माइग्रेंट वर्कर्स देखते हैं, जैसे बिहार यूपी से लोग केरला में जाते हैं या कर्नाटका में जाते हैं, तो लैंग्वेज बदल जाता है। एक तो वहाँ पे जाके क्लस्टर में रहते हैं, गरीब हैं, उनके पास इतना नहीं है कि वो फ्लैट या कुछ भी ले सके, तो उनको क्लस्टर में जाके रहना पड़ता है। तो क्लस्टर में सिक्योरिटी नहीं रहती है, तो रेप और मर्डर के केस बच्चों के साथ देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ है हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ का भी इशू होता है, हाइजीन नहीं होता है, और सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन को खतरा होता है, क्योंकि अब वो वर्कर है, वो जाके किसी बिल्डिंग में वर्कर के जैसे काम कर रहे हैं या कहीं फील्ड में काम कर रहे हैं। अब बच्चों को घर छोड़ के जाते हैं, तो बच्चे अब घर पे तो अनसेफ होते हैं, वहाँ पे जो क्रिमिनल आसपास के हैं उनसे उनको काफ़ी वो होता है। और पढ़ाई में भी दिक्कत यह है कि वहाँ का लैंग्वेज बदल जाता है। अब यूपी बिहार से जा रहा है, उसको मलयालम कन्नड़ कैसे समझ में आएगा, तो उन्हें एजुकेशन का भी दिक्कत है। तो यही सजेशन इसमें क्या है
कि सीएसआर फंडिंग के द्वारा कृषि अगर हम बनवा सकें माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो ये सेफ्टी के पर्पज से अच्छा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इतना तो पे नहीं कर पाएगी, फंड नहीं कर पाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एजुकेशन है वो हम लोकल लैंग्वेज में दें, तो ऐसा किया गया है किसी डिस्ट्रिक्ट में, इसके अच्छे रिजल्ट भी हैं। तो ये है वर्ल्ड न्यूज़ से जल्दी जल्दी देखते हैं कि क्या कुछ रेलिवेंट है इस पे। एक मिनट देखता हूँ कुछ रेलिवेंट। ये सब तो न्यूज में कंटिन्यूअस चल रहा है, इजराइल हमास, ये सब हम नहीं देखेंगे। ये वाला भी कंटिन्यू है कि ये जो अभी स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर जो नाटो का एक्सरसाइज होने वाला है सबसे बड़ा कोल्ड वार के बाद, तो ये थोड़ा सा रखिएगा। नाटो में 31 नेशंस आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। वो रिवीजन है, ऑलरेडी हमने कवर किया है। एक और ये है कि जीएस पेपर इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रू में इसमें देखिएगा कि जो इंडिया में है वो जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं 5 घंटा कर रहे हैं, तो काफ़ी ये बैड इम्पैक्ट है। यूट्यूब फेसबुक पे ही बच्चे और लोग करेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी ना, तो ये दिक्कत है यहाँ पे बस। और एक अच्छी बात यह है कि ये लोग इतने अमेजन और सब कुछ डाउनलोड करें, केवल सामान देखते हैं, खरीद नहीं रहे। तो उनका जो है ना ये पर्स पर्स स्ट्रिंग, तो उन्होंने ना अभी पर्स खोला नहीं है, क्योंकि पर्स में पैसे ही नहीं है। लोगों के पास टाइम है तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पैसे होते तो पैसे ही बर्बाद करते हैं। तो ये हमने देखा है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया आज के जितने भी सेशन थे। हमने कोशिश किया कि हम मैक्सिमम चीज़ को इंक्लूड करें और मैक्सिमम प्रोडक्टिव बना सकें इन सेशन को। यहाँ पे हम अपना जो सेशन है वो समाप्त करते हैं। और एक बार फिर आपको ये सेशन ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। फिर से कल मिलेंगे। जय हिंद।